सूर्या जहाँ गंभीर था वहीं रविकांत फक्कड़ था। मानो वह स्वयं को दंडित करता था। इसमें वह आत्मतुष्टि महसूस करता था। तुलना नहीं था, परंतु सूर्या एक तरफ से रविकांत का पालक बन चुका था। उसने यह मौरी से सीखा था, जो बिखरा हो उसे संभालना मौरी से ज़्यादा कौन जान सकता था। भले ही मौरी आज नहीं थी, परंतु सूर्या के मस्तिष्क में सजीव थी। रविकांत के घर से फ़ोन आते, परंतु प्रायः वह फ़ोन पलट कर रख देता। अगर बात भी करता तो दो टुक, जिसमें निरसता तो रहती ही, कठोरता भी रहती। उस दिन रविकांत ध्यानस्थ था। सूर्या पढ़ाई में डूबा हुआ था। कई रिंग आए, परंतु रविकांत का ध्यान नहीं टूटा। कौन? फ़ोन उसके बेड पर ही था। सूर्या ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा, जल्दी आ जाओ, पापा हॉस्पिटल में हैं, मेजर हार्ट अटैक है। किसी महिला की आवाज़ आई। रखो सूर्या और बंद करो। इस संसार में हर पल इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर ये भी मृत्यु को प्राप्त कर ही लेंगे तो आसमान टूटकर तो नहीं गिर जाएगा या धरती नहीं फट जाए। कांत की आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ जा रही थी। एक क्षण की निस्तब्धता रही, फिर आवाज़ आई। कम से कम कर्तव्य समझकर ही एक बार आ जाओ, बाप मत समझो। सूर्या के चेहरे पर कौतूहल छा रहा था, परंतु वह तटस्थ भी था। थोड़ी देर तक कमरे में हवा रुक गई। रविकांत उठकर बेड पर बैठ गया। तो जाओगे? सूर्या ने पूछा। कभी नहीं। परंतु सूर्या जानता था कि हर नाम में एक हाथ छिपी हुई होती है। उसने रविकांत का बैग तैयार कर दिया। अगले दिन सवेरे की ट्रेन थी, लेकिन रविकांत अभी तक सो रहा था। सूर्या को खींचने की आदत नहीं थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। सूर्या कहना चाहता था, बाप न सही, कर्तव्य ही सही, परंतु खैर। सूर्या अंततः अपनी कक्षा में चला गया। उस दिन प्रोफेसर इंद्रेश सर की क्लास थी और चवार्क दर्शन पर लेक्चर था और उसने संसार को नियतिवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि संसार में सब कुछ निश्चित है। आप जब समझ गए कि जब सब कुछ निश्चित है यानी शाश्वत है, तो जीवन को पूर्ण ढंग से क्यों नहीं जिया जाए। तभी तो चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। सूर्या सुनकर भी कुछ सुन नहीं रहा था। क्लास में हंसी और ठहाकों में गूंज रही थी। जब सर ने क्लास छोड़ा तब कक्षा से उठकर सीधे अपने कैंपस में आया। कमरे में देखा रविकांत उठ चुका है और तैयार है। उसको आया देखकर रविकांत उठा। उसके हाथ में 2 बैग थे। उसे खींचकर रूम के बाहर किया और दरवाजे को लॉक किया और बोला, चलो। सूर्या अवाक था, परंतु कुछ बोला नहीं। उसने क्लास में यही तो डिसीजन लिया था। उसने मोबाइल निकाला और बिहारी जी को सूचित किया। बिहारी जी ने इतना ही कहा, अपना ध्यान रखना, तुम पढ़ने के लिए गए हो। दोनों रेलवे स्टेशन पर आए। 1 घंटे में ट्रेन हरिद्वार के लिए थी। जनरल की टिकट थी। बहुत मुश्किल से दोनों जगह ले पाए। काफ़ी देर तक सूर्या खड़ा हुआ रहा। जब उसकी टांगें जवाब देने लगी तो रविकांत उसे अपनी जगह पर बैठाकर खुद खड़ा हो गया। फिर कुछ आगे जाने पर सहयात्री उतरे तो फौरन रविकांत ने वह जगह बनाया। रात के 10 बज रहे थे। निद्रा रानी के तीव्र झोंके प्रहार कर रहे थे। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब थी। दोनों निद्रा के गोद में समा चुके थे। सुबह के 4 बजे किसी ने उसे झकझोरा। उठो, हरिद्वार आ गया है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आंखें मलते हुए दोनों उठे। देखा तो पूरे डब्बे में केवल दोनों ही थे। ट्रेन से उतरे और बेंच पर बैठे। घर में खबर किए? सूर्या ने पूछा। नहीं, छोटा सा उत्तर दिया रविकांत ने। स्टेशन से बाहर आकर रविकांत ने किराए पर गाड़ी ली। घंटों गाड़ी चलती रही। सूर्या की फिर आंखें लग गई। वह क्षण भर में सो गया। रविकांत ने उसकी ओर देखा। अजीब लड़का है, न सोते देर लगती है न जागते। मन का राजा है। सुबह की लालिमा फैल रही थी। लता गुल्मों से पक्षियों की चहचहाहट ऐसी लग रही थी वे एक नूतन दिन के आगमन से अति उत्साहित हों। सड़कों पर थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी।
गाड़ी एक हवेली नुमा घर के सामने रुकी। सूर्या की आंखें खुल गई। रविकांत उतरकर ड्राइवर को पैसे दे रहा था। हवेली की बड़ी सी गेट अभी बंद थी। सूर्या आंख मलते हुए उतरा। उसकी आंखों में क्षण भर को आश्चर्य उभरा, फिर निरपेक्ष हो गया। दरमान गेट खोल चुका था। रविकांत के पीछे सूर्या था। काफ़ी खूबसूरत फूलों के बाड़, बोगनबोलिया, मालती, रात की रानी, हरश्रृंगार, उड़हुल, नाना प्रकार के आनंद सुगंधित पौधों से हवेली के लॉन सजे हुए थे। गेंदे, मोगरे एक मीठा एहसास जगा रहे थे। हवेली में शांति पसरी हुई थी। एक 50-55 वर्ष की महिला ने आकर उसका सामान ले लिया और उनके लिए चाय और नाश्ते का आदेश एक दूसरी भृत्य को दिया था। रविकांत ने पूछा, काकी, छोटी माँ कहाँ है? बाबू वे अपने कमरे में सो रही हैं। और पिताजी? रविकांत ने पूछा। बेटा, मैंने तो तुम्हें कल ही फ़ोन किया था। मेजर हार्ट अटैक है तो हॉस्पिटल में ही होंगे ना? पापा हॉस्पिटल में हैं और छोटी माँ सो रही हैं। वे कब उठेंगी? रविकांत ने पूछा। बेटा, यह तो वही जाने, कहकर काकी बैग उनके कमरे में रखने चली गई। दोनों ने हाथ मुंह धोकर चाय पिया, फिर स्नान वगैरह करके हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक नाश्ता लग चुका था। सूर्या की इच्छा नहीं थी, परंतु रविकांत ने कहा, खा लो, फिर शायद दिन भर कुछ खाने को ना मिले। सुनकर सूर्या नाश्ता कर लिया। चूँकि गाड़ी हवेली में भी थी और रविकांत की ड्राइविंग काफ़ी अच्छी थी, उसने गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचा। पिताजी आईसीयू में ही थे। उनके मैनेजर भी वहीं थे, प्रदीप सिंह। उनको देखकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आए, मालिक साहब बहुत याद कर रहे थे। रविकांत ने खिड़की से झांका। विभिन्न जीवनदायी उपकरणों के बीच पिताजी थे। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। चेहरा क्लांत महसूस हो रहा था। रविकांत के चेहरे पर पीड़ा परिलक्षित हो आई थी। प्रदीप जी ने पूछा, जाना कब है? क्यों, आपको हमारे यहाँ आने से तकलीफ हो रही है क्या? रविकांत ने शांति से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? प्रदीप सिंह हड़बड़ा कर बोला। सूर्या ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। रविकांत के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। लकड़ियों का लंबा चौड़ा व्यापार इलाके में फैला हुआ था। स्कूटी और 4 पहियों का एक बड़ा शोरूम भी शहर में था। उनके नीचे 500 कर्मचारी काम कर रहे थे। सारी व्यवस्था बहुत पुष्ट थी, परंतु अचानक हार्ट अटैक व्यवस्थाओं की कचूमर निकालने के लिए काफ़ी था। व्यापार में काफ़ी अफरा तफरी मची थी। घुटे सिर वाला, 5 फीट का, अपनी गंजी खोपड़ी पर ऐसे हाथ फेरता जैसे उसके तंबूरे पर सघन बाल हो। चेहरे के भाव बड़े अजीब से, आंखों में कुटिलता की चमक। प्रदीप सिंह एक तरह से रविकांत का मामा लगता था। रविकांत के पिता जीवन के अकेलेपन से घबराकर करीब 5 साल पहले छोटी माँ से शादी किए थे। प्रदीप सिंह उनका बड़ा भाई था। पहले छोटी माँ उनकी सेक्रेटरी रह चुकी थी। तभी से पिता पुत्र के बीच दरार आनी शुरू हो गई। कई बार पिता ने मतलब की बातों के लिए उसे डांट देते थे। घर में भी उसकी अवमानना होने लगी थी। 18-19 साल का युवक अब जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होना था। जब उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी, उस समय उसे अवमानना मिली जो उसे बर्दाश्त न था। अतः उसे मौका मिलते ही वह कुछ साधुओं के साथ भाग गया। कंदराओं, गुफाओं और पुराने ऋषि भूमि में घूमते घामते वह बनारस जा पहुंचा था और भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ मंदिर में कई दिन तक पड़ा रहा। वहीं पर बाबा भूतेश्वर से मंत्र दीक्षा लेकर कई दिनों तक साधना में लीन रहा। उसे शांति मिली। फिर गुरु कृपा और गुरु आज्ञा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुनः आकर नामांकन कराया और अपनी अधूरी शिक्षा पूर्ण कर रहा था। रविकांत के जीवन में पैसों की कमी न थी, परंतु उसी पैसों के कारण वह अपने जीवन में तिरस्कार भुगत रहा था। उसके जीवन में प्रेम और शांति को छीन लिया गया था। हृदय घायल था, परंतु अब तो गुरु कृपा से हलाहल पीने का आदी हो चुका था। वह मामा के कृत्य और प्रश्नों को अच्छी तरह समझ रहा था। इस बार जो
वह किसी जायदाद की जानकारी के लिए नहीं आया था, बल्कि काकी के फ़ोन करने पर अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आया था, वरना विमाता ने तो उसे सूचना देना भी उचित नहीं समझा। प्रदीप सिंह ने अपनी बहन अमोलिका को अच्छी सान पट्टी पढ़ाई और पूरे व्यापार का मैनेजर बन बैठा था। अपनी पत्नी के आगे रविकांत के पिता नीलेश जी की भी असहाय महसूस करते थे। व्यापार की अफरा तफरी, दौड़ भाग, कई विसंगतियां दृष्टव्य थीं। इसी मानसिक तनाव में वे अचानक धरे खो बैठे और अनायास छाती पकड़कर बैठ गए। जिस समय उनको अटैक आया, अमोलिका सामने ही बैठकर किसी व्यापार मसौदे को लेकर उनसे उलझी हुई थी। वे दर्द से गिर गए और अमोलिका सीधे अपने कमरे में चली गई। जब काकी आई तो उन्होंने नौकरों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। संजोग से जो डॉक्टर थे वो इंद्रेश जी के पारिवारिक डॉक्टर थे। जब इंद्रेश जी गहन चिकित्सा में थे तभी प्रदीप सिंह वहां पहुंच गया और वो काकी को डांट डपट कर वापस घर भेज दिया। हॉस्पिटल की हवाओं में भी ये सारी कहानी गूंज रही थी तो रविकांत को ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं थी। सामने से डॉक्टर सिन्हा आते दिखे जो उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। रविकांत उनकी तरफ लपका। डॉक्टर साहब, पिताजी, यही दो शब्द निकले। संभालो अपने आप को, वरना गिद्ध नजरें गड़ाए बैठे हैं। उन्होंने दूर खड़े प्रदीप सिंह की ओर देखते हुए कहा। स्थिति संभल गई है, शाम तक घर ले जा सकते हो। तब तक प्रदीप सिंह पास आ गया था। अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, कब तक घर ले जा सकते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर बिना बोले इंद्रेश जी के कमरे में जांच के लिए गए थे। उन्हें रविकांत को आने का इशारा किया। प्रदीप सिंह दांत पीस कर रह गया। पास में के बेंच पर बैठा सूर्या स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास कर रहा था। इंद्रेश सिंह को होश आ गया था। रविकांत को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। रविकांत ने उनका थका हुआ कमजोर हाथ पकड़ा। सूर्या ने रिश्तों की नई जाल को समझा था। उसने ये सब कभी न देखा था। उसे तो हमेशा अपार प्रेम प्राप्त हुआ था और इसलिए उसका हृदय शीतल था। परंतु रविकांत जहर पी रहा था तो जहर जलन तो होगी ना। वह टूटा हुआ था, परंतु सूर्या ने उसे संभाला था। उसे रिश्तों के महत्व को नहीं, उसके कर्तव्य को समझाया था और उसी सूर्या के कारण आज रविकांत अपने पिता के पास था। उसके लिए रविकांत सूर्या का अनुग्रही भी था। उसकी उपस्थिति उसे शांति प्रदान करती थी, मजबूत बनाती थी, तो इसलिए तो सूर्या पर अपार विश्वास करता था। उसने सूर्या को बुलाया और इंद्रेश जी से मिलवाया, डॉक्टर से मिलवाया और बताया किस प्रकार सूर्या ने उसे आने पर मजबूर किया। इंद्रेश जी की आंखों में उसके लिए कृतज्ञता थी। डॉक्टर ने उससे हाथ मिलाया। वैसे रविकांत, अभी इंद्रेश जी को आराम जरूरी है, ज़्यादा बात नहीं करना है। शाम को तुम इन्हें घर ले जा सकते हो। दोनों दोस्त बाहर निकल गए और दरवाजे के सामने पड़े बेंच पर बैठकर बात करने लगे। दोपहर हो चली थी। रविकांत थोड़ा शांत हो गया था और उसे चाय की तलब महसूस हो रही थी। वो कैंटीन इसके लिए जाना चाहता था, परंतु हाथ पकड़कर सूर्या ने बैठा लिया। मैं ऑर्डर करता हूँ। हॉस्पिटल कैंटीन में से 3 चाय की ऑर्डर की। प्रदीप सिंह भी था। ये तुमने कहाँ से लिया नंबर? सूर्या ने सामने दीवार पर लगे हॉस्पिटल कैंटीन के नंबर को दिखाया। यार तू बड़ा जीनियस है। कैंटीन वाले आकर चाय दे गए थे। चाय पीने के बाद दोनों थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहे थे।